हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ ईशा। हम लोग मच्छर आ गया। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन का ये हमारा आज फर्स्ट डे है और आज हम लोग संस्कृत का वर्ण परिचय की रिवीजन करेंगे। तो रिवाइज़ हम लोग वर्बली ही करने वाले हैं। अगर आप लोग को मेरे नोट्स चाहिए हो या नोट्स चाहिए हो फर्स्ट चैप्टर के या किसी भी चैप्टर के, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप चैनल का लिंक डाला हुआ है। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करें वेटेज की। इस चैप्टर का वेटेज कितना है? तो इस चैप्टर से 5 MCQs आते हैं, मतलब 5 मार्क्स का इसका वेटेज रहने वाला है। और मोस्टली MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे MCQ सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला हमारा माहेश्वर सूत्र, दूसरा हमारा उच्चारण स्थान। दोनों को ही हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण होता क्या है? देखो, जैसे इंग्लिश में हमारे लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वैसे ही हिंदी और संस्कृत में वर्ण होते हैं। वर्ण कुछ नहीं है, सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं, या ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण हम अपने मुख से करते हैं उनको वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 टाइप के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में भी 2 ही टाइप के होते हैं और संस्कृत में भी 2 ही टाइप के होते हैं। स्वर को हम लोग अच बोलते हैं, व्यंजन को हम लोग हल बोलते हैं। हमारे संस्कृत में जो स्वर हैं वो 9 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। हिंदी में अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं नहीं ये तो इतने होते हैं तो उतने होते हैं, तो हिंदी में स्वर और व्यंजन का जो नंबर है वो अलग होता है और संस्कृत में अलग होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र होते क्या हैं? जब शिवजी ने डमरू बजाया था तो शिवजी के डमरू से कुछ सूत्र निकले थे, ठीक है। उन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र बोला जाता है। माहेश्वर सूत्र का एक बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है, अगर आपको वो याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एग्ज़ाम्स मतलब अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिख सकते हो आप। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपंचवारं ऊर्ध्वृतकामा सनकादिसिद्धा एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। शिव, इस श्लोक का मतलब क्या है? सिंपल इस श्लोक का ये मतलब निकलता है कि जो शिव जी हैं उनके डमरू बजाने से इनकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। शिव जी के जो डमरू है उससे ये माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए हैं। पहला चीज़ ये होगा उत्पत्ति का। अब इसके पर्याय क्या है? इसको हम लोग माहेश्वर सूत्र भी बोलते हैं, शिव सूत्र भी बोलते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं और पाणि सूत्र भी बोलते हैं। एक बार हम लोग माहेश्वर सूत्र रिवाइज कर लेते हैं। ये 14 होते हैं। अ ई ऊण रील री क ए ओंगा ए ओच ह य व र ट लण य म गण नम झ भ य घ ढ दश ज ब ग ढ दश ख फ छ ट थ च ट त व क प य श स स र ह ल। ये माहेश्वर सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। फिर माहेश्वर सूत्र के बाद आता है हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार कुछ नहीं होता, मतलब जैसे आप ऐसे मान लो लिखा है कहीं पे अच लिखा है, अच का मतलब क्या होगा? अ और च के बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं, इस माहेश्वर सूत्रों का जो टेबल मैंने इसमें अटैच किया आप उससे देख के देख सकते हो। जैसे मान लो अच लिखा है, अच के अंदर जितने भी वर्ण आ रहे हैं अ और च के बीच में, वो सारे उससे मिलके प्रत्याहार बनता है, ठीक है। और जब हम लोग प्रत्याहार को ब्रेक करके लिखते हैं, जैसे अच को अगर हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे तो चा पे जो हलंत लगा हुआ है, चा को छोड़कर जितने भी सारे वर्ण होंगे वो उस प्रत्याहार के अंदर आते हैं, ठीक। अलग अलग रूल्स होते हैं, जिनके नीचे प्रत्याहार में ये हलंत लगा होता है उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं प्रत्याहार के अंदर, ठीक है। तो प्रत्याहार का ही हो गया। प्रत्याहार टोटल कितने होते हैं? तो टोटल 43 प्रत्याहार हैं हमारे। अगेन स्वर और व्यंजन पे आ जाते हैं। तो स्वर होता क्या है? ऐसी ध्वनियाँ या ऐसे वर्ण जिनको किसी की सहायता से ना बोला जाए उन्हें स्वर कहते हैं। वहीं पे व्यंजन क्या होता है? जिनको स्वरों की सहायता लगती है। स्वर तो किसी की सहायता से नहीं बोले जा रहे हैं, बट व्यंजन के बोलने के लिए ही हमें स्वर चाहिए होते हैं, तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, जिनको किसी की सहायता या स्वर की सहायता की ज़रूरत होती है। ये इन दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब इनके टाइप्स, जो स्वर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, व्यंजन भी 3 टाइप के होते हैं। स्वर के जो टाइप्स हैं उनके नाम क्या है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और जो व्यंजन के टाइप्स होते हैं उनको कहते हैं स्पर्श, अंतःस्था और ऊष्म व्यंजन। ह्रस्व स्वर क्या होता है? इनके उच्चारण स्थान के लिए जो वर्ण होते हैं, इनके उच्चारण के लिए हम लोग को 1 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। जैसे छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ, ये हो गए, और ये टोटल 5 होते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? इनके उच्चारण के लिए 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ा ऊ, ए, ओ,
ठीक है, ये 8 होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्लुत। प्लुत के लिए 3 मात्रा का समय लगता है। फर्स्ट है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन से, स्पर्श से ही हमें समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ को कोई स्पर्श कर रहा है या छू रहा है, तो स्पर्श व्यंजन भी ऐसे ही होता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हमारी जिह्वा है, मतलब जो हमारी जीभ है, हमारे मुंह के किसी भी पार्ट का किसी भी भाग का स्पर्श करती है, उसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ये 25 होते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग। ये आपने याद पहले बचपन में भी पढ़े ही होंगे, एक बार आप रिवाइज़ कर लेना बुक से देख के। तो हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। नेक्स्ट आता है हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो हमारे मुंह से जो वायु होती है ना, वो हल्के से धीरे से निकलती है, उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे य, र, व, ल। नेक्स्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या होता है? जैसे हमारे अंतस्थ व्यंजन में जो हमारे मुख से वायु है वो धीरे से निकल रही थी, इसमें बहुत ज़ोर से रगड़ के साथ निकलती है, उसको हम लोग ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। जो ऊष्म व्यंजन है ये भी 4 ही होते हैं, जैसे श, स, स, ह, ठीक है। और एक और पोर्शन होता है हमारा व्यंजन में संयुक्त व्यंजन। ये भी आपको पता होना चाहिए। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त से ही समझ रहे हैं कि कोई चीज़, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ आपस में मिली हैं, संयुक्त हो रखी हैं, ठीक है, संयोग में है, तो संयुक्त व्यंजन भी वही होते हैं। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? एक स्वर रहित और एक स्वर वाला व्यंजन। 2 व्यंजन होते हैं, एक में तो स्वर होता है, एक में स्वर नहीं होता है। ये दोनों आपस में कंबाइन करके एक नया व्यंजन बनाते हैं। जैसे कि त्र का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। पत्र का त्र याद है ना आप लोग को? तो त्र का एग्जाम्पल ले लेते हैं। त्र किससे बना है? आधा त, आधा र और अ से मिलके त्र बनता है। उच्चारण स्थान क्या होता है कि कोई भी वर्ण है हमारे आपको पता है, हमारे गला, मुंह, हमारी जीभ, हमारे इस पूरे एरिया में, इस वाले पूरे एरिया में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। अलग अलग पार्ट से अलग अलग वर्ण का उच्चारण हो रहा है, मतलब वो वहाँ से बोले जा रहे हैं उस प्लेस से, उसी को हम लोग उच्चारण स्थान बोल रहे हैं। मैं टेबल अटैच कर दूंगी, ये टेबल आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ही हम लोग के उच्चारण स्थान है, इनको याद करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि आपको अंदर से, मतलब गले से लेके बाहर की तरफ आना है, ओरल कैविटी तक आना है। तो सबसे पहले क्या होगा? हमारा कंठ यानी हमारा गला, फिर तालु हमारा ऊपर और थोड़ा सा पैलेट हो जाएगा, मूर्धा हमारी आप गले की घंटी से समझ सकते हैं, फिर दंत हो गया हमारे दांत, फिर ओष्ठ आ जाएंगे यानी होठ। हमें अंदर से बाहर की ओर आना है, तो उच्चारण स्थान का आप यहाँ से आपको याद करने में ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो उच्चारण वर्ग है। अब जो कंठ है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये इस एक सीक्वेंस में होते हैं। इनको इसी सीक्वेंस में याद कर लेना। टेबल याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। कंठ के आगे सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा हुआ? कंठा। ये जो सूत्र हैं, सूत्र एक बार आपको याद करने पड़ेंगे। सूत्र याद हो गए तो फिर आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, इन सूत्रों के अंदर ही सब कुछ मैंशनड है। जैसे हम लोग कंठ का सूत्र लेते हैं, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अ से क्या मिलता है हम लोग को? अकार यानी अ, छोटा अ और बड़ा आ। क से क्या मिल गया? हमारा क वर्ग, तो हमारा क वर्ग इसके अंदर आ गया पूरा का पूरा। फिर विसर्जनीय में हमारा विसर्ग आ गया। तो हमें यहाँ से हमारे 3 चीज़ पता चल गई कि अ, आ और क वर्ग और विसर्ग हमारे कंठ से बोला जाता है। नेक्स्ट है तालु। तालु का आ जाएगा हम लोगों ने च वर्ग, हम लोगों ने है ना यहाँ पे हमारा चा वर्ग आ रहा है। च वर्ग के लिए इच्युषणाम तालु, ठीक है। इच्युषणाम तालु में क्या आएगा? ई से हमारा ह्रस्व और दीर्घ ई आ जाएगा, पूरा च वर्ग आ जाएगा, य और श आ जाएगा। नेक्स्ट है मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। री आ जाएगा हमारा ह्रस्व और दीर्घ, ट वर्ग आ जाएगा पूरा का पूरा, फिर हमारा र और श आ जाएगा, श षटकोण वाला। नेक्स्ट है हमारा दंत। दंत के लिए सूत्र है ऋतु लसानाम दंता। र आ जाएगा हमारा, फिर त वर्ग आ जाएगा पूरा का पूरा इसके अंदर, और ल और स। नेक्स्ट हमारा ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठ, इसका सूत्र है उपपद्यमानीय ओष्ठा। ओष्ठ का सूत्र है उपपद्यमान्याना ओष्ठ का सूत्र है उपपद्यमान्याना ओष्ठो, यानी ह्रस्व उ और दीर्घ उ, फिर पूरा प वर्ग और साथ में उपपद्यमानीय प और फ। अब ये उपपद्यमानीय प और फ क्या होते हैं? मतलब अगर प और फ से पहले कभी भी विसर्ग दे रखा होता है, आधा विसर्ग अगर हम लोग को दिखाना होता है, कहीं पे शो करना होता है, तो उसके केस में ये उपपद्यमानीय प और फ लग जाता है, ठीक है।
इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है इससे। नेक्स्ट है कंठ तालु। कंठ तालु से क्या उसका क्या सूत्र है, ए दै तो कंठ तालु, यानी ए और ए मतलब ह्रस्व और दीर्घ वाला ए। कंठ तालु से हमें क्या मिलता है, कंठ तालु का सूत्र क्या है, ए दै तो कंठ तालु, यानी छोटा ए मतलब ए और ए। नेक्स्ट है हमारा कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ का सूत्र है औ दो तो कंठोष्टम, मतलब हमारा छोटा ओ और बड़ा ओ। नेक्स्ट है जिह्वामूल। जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूल क और ख, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओष्ठ और दंत, वकारस्य दंत ओष्ठम, यहाँ से हम लोग का सिर्फ व बोला जाता है। नेक्स्ट है नासिका। यमंगणानाम नासिका, यानी अनुस्वार, मतलब हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कुछ ऐसे अनुस्वार के आइए यहाँ पे जो लिखा है, कहीं कहीं पे हम लोग जो वर्ण देखते हैं उस शब्द के ऊपर बिंदी लगी होती है, ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग अनुस्वार बोलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रयत्न। प्रयत्न से हम क्या समझते हैं, प्रयत्न का मतलब होता है कोई भी चीज़ का प्रयास करना या अभ्यास करना, उसी को प्रयत्न कहते हैं। तो प्रयत्न का मतलब यहाँ पे यही है इस चैप्टर में कि जब हम कोई भी वर्ण बोलने का प्रयास करते हैं तो उस चेष्टा को, उस प्रयास को हम लोग प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न की डेफिनेशन भी यही है कि वर्णों के उच्चारण से पूर्व जो चेष्टा होती है उसको हम लोग प्रयत्न कहते हैं। अब प्रयत्न दो टाइप्स के होते हैं, अभ्यांतर और ब्राही प्रयत्न। अभ्यांतर मतलब उच्चारण करने से पूर्व जो अंदर हमारे मुख के अंदर जो चेष्टा हो रही है उसको अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। ब्राही का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करके जो हमारे मुंह से बाहर निकलने लगते हैं तो उस टाइम पे जो चेष्टा होती है उसको हम लोग ब्राही प्रयत्न बोलते हैं। सबसे पहले है हमारा अभ्यांतर प्रयत्न। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये 5 टाइप का होता है। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विव्रत, ईषत् विव्रत और संवृत। स्पृष्ट का मतलब क्या होता है, स्पर्श, हम लोगों ने पढ़ा था व्यंजन में भी स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पृष्ट का मतलब क्या होता है, जब जिह्वा मुख के किसी भी भाग का स्पर्श करती है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्पृष्ट प्रयत्न बोलते हैं। इसके अंदर हमारे सारे के सारे स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे। नेक्स्ट होता है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् वर्ड का मतलब ही होता है थोड़ा, तो ईषत् स्पृष्ट का मतलब होता है कि थोड़ा स्पर्श करना। जब जिह्वा हमारे मुख के भाग का थोड़ा बहुत स्पर्श करती है तो हम उसको ईषत् स्पृष्ट कहते हैं, और इसके अंदर हमारे अंतस्थ व्यंजन थे वो आ जाएंगे सारे के सारे। नेक्स्ट है हमारा विव्रत। विव्रत का मतलब क्या होता है, खुला हुआ, मतलब पूरा ही खुला हुआ। जब हम लोग इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख खुल जाता है, तो उनको हम लोग विव्रत प्रयत्न बोलते हैं। इसके अंदर हमारे सारे के सारे स्वर आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ईषत् विव्रत। ईषत् विव्रत मतलब, ईषत् का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, ईषत् का मतलब होता है थोड़ा, तो थोड़ा खुला हुआ। हम जब इन वर्णों का उच्चारण करते टाइम हमारा जो मुंह है वो थोड़ा खुलता है, तो इसके अंदर हमारे आ जाएंगे ऊष्म व्यंजन। संवृत। संवृत का मतलब क्या होता है, बंद या ढका हुआ, पूरी तरह से कोई चीज़ बंद है या ढकी हुई है। संवृत वर्ड का मतलब ये है। तो यहाँ पे हम लोग का संवृत का मतलब ये हो जाएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते टाइम हमारी वायु का जो मार्ग है वो बिल्कुल बंद होता है, उनको हम लोग संवृत कहते हैं। इसके अंदर ह्रस्व आ आता है और कोई नहीं आता, बस यही अकेला आता है। नेक्स्ट है हमारा ब्राही प्रयत्न। जो ब्राही प्रयत्न का मतलब क्या होता है, जब मुख से हमारे जो वर्ण हैं वो बाहर निकलने लगते हैं उस टाइम पे जो चेष्टा होती है उसको हम लोग ब्राही प्रयत्न बोलते हैं। ये 11 टाइप्स के होते हैं। इसका भी मैं टेबल अटैच कर दूँगी, ये इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको नाम कम से कम याद होने चाहिए, तो इसके नाम के लिए आप टेबल वो रेफ़र कर सकते हो। तो इसके टाइप्स हैं विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुद्दात और स्वरित। ये 11 टाइप्स के हमारे ब्राही प्रयत्न होते हैं। का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज हो चुका है। अगर आपको नोट्स चाहिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आपको नोट्स चाहिए आप व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के और सभी टॉपिक्स के नोट्स मिल जाएंगे। आप मैसेज कर देना, आपको मिल जाएंगे, ईजिली अवेलेबल है। नोट्स का हो गया, और अगर आपको फर्दर रिवीजन करनी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।